नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ा विकेट गिर गया है आज। आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक रहे हुए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधायक तो कई होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष तो पूरे प्रदेश का मुखिया होता है। आनन फानन में इस्तीफा लिख करके भेज दिया और इस्तीफा देने के कुछ ही देर बाद इंडिया गठबंधन की एक पार्टी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री के सामने मुख्यमंत्री ने उनको पार्टी में शामिल करवाया। तो कद और औरा आप इससे आंक सकते हैं, भांप सकते हैं। झारखंड की खबर है, झारखंड की खबरों पर भी हम विशेष ध्यान रखते हैं। झारखंड की एक खबर है, मैं सबसे पहले आपको इस्तीफा दिखाता हूं। ये ताला मरांडी है, बोरियो विधानसभा से ये 2 बार विधायक रहे हुए हैं और अब इस्तीफा दे दिया है। आप पहले इस्तीफा इनका देखिए, पढ़ लीजिए इस्तीफा। ताला मरांडी लिखते हैं, सेवा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी। विषय, भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र देने के संबंध में महोदय सविनय निवेदन है कि मैं ताला मरांडी भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित सदस्य रहा हूं। पार्टी द्वारा दिए गए अवसरों के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। वर्तमान परिस्थितियों, व्यक्तिगत कारणों एवं वैचारिक मतभेदों के चलते मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तथा सभी पदों से त्यागपत्र देने का निर्णय लिया है। मेरा यह निर्णय गहन विचार विमर्श के पश्चात लिया गया है और इसमें किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है। कृपया मेरे त्यागपत्र को स्वीकार करते हुए मुझे मुक्त किया जाए। आपके सहयोग हेतु पुनः धन्यवाद। भवदीय ताला मरांडी। अब इसको हटा दीजिए। ताला मरांडी के बारे में पहले बता दूं, फिर आपको फोटोग्राफ्स दिखाता हूं जो शामिल हुए। उनको खुद हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड, उन्होंने जेएमएम में शामिल करवाया है। ताला मरांडी 1989-90 में राजनीति में प्रवेश किए और जब प्रवेश राजनीति में किए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही, क्योंकि झारखंड में उस वक्त झारखंड अलग राज्य नहीं था, लेकिन बिहार से झारखंड को अलग करने के लिए जो एक आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में झारखंड मुक्ति मोर्चा ही उसकी अगुवा थी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य बने थे। 1995 में चुनाव लड़े, हार गए। 2000 में चुनाव लड़े, हार गए। भाजपा में आए, 2005 में विधायक बने। 2009 में जेएमएम के लोबिन हेम्ब्रम से चुनाव हार गए। 2014 में फिर विधायक बने। 2019 में फिर जो है लोबिन हेम्ब्रम से चुनाव हारे, बोरियो विधानसभा से ही। यानी इनका गढ़ जो है वो बोरियो विधानसभा रहा, संथाल क्षेत्र में है। संथाल, जहां पर सबसे बड़ा संकट बीजेपी के लिए क्या है, संथाल में वैसे ही भाजपा के पास नेता नहीं है। संथाल करीब करीब सुपड़ा साफ हो गया इस बार के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा का। हालांकि संथाल में भाजपा कुछ सीटें जीत पाए, इसलिए जो है हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के परिवार में भी उन्होंने एक फूट डाला था। वो तो तमाम परिवारों को तोड़ने में एक्सपर्ट रहे हैं। कितने राजनैतिक परिवार भाजपा तोड़ चुकी है, कोई गिनती नहीं है। ठाकरे परिवार हो, जो है उसके बाद अजीत पवार का परिवार हो, कितने परिवार राजनीतिक दलों में, रामविलास पासवान का परिवार, हर परिवार को परिवार तोड़ना हो तो जहां भाजपा की एंट्री हुई, समझ लीजिए परिवार टूटा किसी न किसी का। ये राजनीतिक जो रिकॉर्ड है ना, ट्रैक रिकॉर्ड, वो मैं बता रहा हूं, इसमें कोई बुरा लगने वाली बात नहीं। तो सीता सोरेन को शामिल करवाया। हेमंत सोरेन की, मुख्यमंत्री की भाभी हैं दुर्गा सोरेन, जो शिबू सोरेन के बड़े बेटे थे, उनकी पत्नी है दुर्गा सोरेन। दुर्गा सोरेन को शामिल करवाया, दुर्गा सोरेन की बेटियों को एक्टिव किया। उसके बाद जो है आदिवासियों को और थोड़ा-सा आकर्षित करने के लिए चंपई सोरेन को लाए। चंपई सोरेन के ज़रिए उनका एक निशाना था कि जो सोरेन जो है आदिवासी कम्युनिटी है, उसमें संथाल में भी थोड़ी-सी सेंधमारी कर पाएँगे। कोल्हान कोल्हान टारगेट पे था, क्योंकि चंपई सोरेन कोल्हान से आते हैं, तो कोल्हान में तो कुछ असर हुआ नहीं। संथाल तो आप दूर की बात छोड़ दीजिए, संथाल जहाँ पर हेमंत सोरेन का गढ़ है, उस परिवार का गढ़ है। तो कुल मिला-जुला करके ताला मरांडी, जो एक संथाल क्षेत्र में एक आदिवासी चेहरा बीजेपी के पास थे और प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं। बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं। मई 2016 में जो है ये प्रदेश अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के।
उसके बाद कुछ ही वक़्त में, हालाँकि बहुत लंबा कार्यकाल नहीं रहा क्योंकि कुछ विवादों में आ गए। उस वक़्त एक चर्चा हुई कि अपने बेटे का, नाबालिग बेटे का की शादी करवा दी है। उससे, लेकिन उससे बड़ी जो वजह थी, झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष पद से इनके इस्तीफे की वजह थी, जो ये हटे, उसकी वजह थी कि रघुवर दास उस समय मुख्यमंत्री थे। रघुवर दास दिल्ली कैंप के बड़े करीब थे, गुजरात लॉबी की पसंद थे रघुवर दास। जैसे तमाम प्रदेशों में शाह ने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि जिस प्रदेश में जो कम्युनिटी डोमिनेटिंग है, जो प्रदेश की मिजाज है, जो कम्युनिटी, उस मिजाज के उलट उसके एक एक उसके खिलाफ एक माहौल धारा तैयार कर देना। जैसे महाराष्ट्र में एंटी मराठा पॉलिटिक्स एस्टेब्लिश कर दिया, हरियाणा में एंटी जाट पॉलिटिक्स एस्टेब्लिश कर दिया। तो वैसे ही झारखंड में जो है गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, पहली बार गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बना झारखंड में रघुवर दास। रघुवर दास से ताला मरांडी के समीकरण जरा दुरुस्त नहीं थे। ताला मरांडी जो है बिना रघुवर दास को विश्वास में लिए हुए या उनके हुक्म की तामील करने के बजाय खुद स्वतंत्र निर्णय लेने लगे थे। मामला, असली वजह यही थी कि मामला बना नहीं और ताला मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। 2019 का चुनाव हार गए। 19 का चुनाव हारने के बाद फिर वो पार्टी से उनका मोह भंग हुआ। पहले जेएमएम के संपर्क में आए, फिर आजसू के टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। फिर जब बाबूलाल मरांडी की वापसी होती है, वो अपनी पार्टी जेवीएम का विलय कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी में और उनको कमान सौंपी जाती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंप दी जाती है। तो दोनों एक ही कम्युनिटी से आते हैं, वो भी बाबूलाल मरांडी और ये ताला मरांडी। तो मरांडी और बाबूलाल मरांडी बड़े नेता, तो उनके प्रभाव में फिर से वापसी होती है। वापसी के बाद राजमहल सीट से 2024 के लोकसभा चुनाव में ताला मरांडी को उतारा जाता है, लेकिन विजय कुमार हंसदा जेएमएम के जो प्रत्याशी थे, उनसे बहुत बुरी शिकस्त मिलती है। 1,78,000 वोटों से हार हो जाती है ताला मरांडी की। लेकिन अभी जो भाजपा छोड़ा, उसके पीछे ये हार वजह नहीं थी। इसके पीछे कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स बोरियो सीट की, क्योंकि नेता के लिए उसका जो गढ़ है, उसका क्षेत्र है, वहाँ पर अपनी राजनीति को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ से चलती है। वो ऑप्शन पर पहले ध्यान देती है कि ऑप्शन कौन-सा है। लोबिन हेम्ब्रम, उनकी भाजपा से करीबी और भाजपा में आना, वहीं से ताला मरांडी के सियासी भविष्य पर सवाल खड़े होने लगे थे। हालाँकि लोबिन हेम्ब्रम भी निपट गए। लोबिन हेम्ब्रम भी आए तो, लेकिन निपट गए। इस बार जेएमएम की लहर और आदिवासी जैसे एक मुश्त हेमंत सोरेन के साथ और कल्पना सोरेन के साथ लामबंद हुए, उसमें वो भी निपट गए। जेएमएम से बगावत किए थे, बागी तेवर थे उनके, वो हेमंत सोरेन को चुनौती दे रहे थे, वो भी निपटे। लेकिन निपटने के बाद भी अपनी सीट पर उनका भविष्य, क्योंकि वहाँ पर लोबिन हेम्ब्रम बैठ गए, सियासी भविष्य ताला मरांडी का सवालों के घेरे में था। तो ताला मरांडी ने अपनी राह जो है अलग कर ली। हालाँकि इस पूरी खबर पर मैं आपको फ़ोटोग्राफ्स दिखा देता हूँ, जो जॉइन किया है उन्होंने, ज़रा वो दिखा दीजिए ताला मरांडी। ये ताला मरांडी देखिए, हेमंत सोरेन पूरे सम्मान के साथ ताला मरांडी को जेएमएम में शामिल करवाए, उनको जेएमएम का पटका वो करके, और बाकायदे हेमंत सोरेन इस मामले में पहले से भी, आप चाहे चंपई सोरेन को देखें, चंपई सोरेन को बहुत इज़्ज़त दी थी। हालाँकि चंपई सोरेन ने उसके रिवर्ट में, बदले में क्या दिया, वो तो आप सबने देखा ही। लेकिन हेमंत सोरेन ने उनको बहुत सम्मान दिया, उनको वो मतलब अपने अभिभावक के रूप में रखते थे। पैर कल्पना सोरेन ने पैर छुए थे जब मुख्यमंत्री की ताजपोशी वाला था कि किसकी ताजपोशी होगी हेमंत सोरेन के जेल जाने के वक़्त। तो उस समय कल्पना सोरेन पहली बार जब मीटिंग में आई, तो पैर छुआ था उन्होंने चंपई सोरेन का। लेकिन चंपई सोरेन क्या किए, आज चंपई सोरेन की राजनैतिक स्थिति बहुत दयनीय है झारखंड में। तमाम जो झारखंड के लोकल रिपोर्ट्स है, हमारे कुछ साथी हैं, वो बताते हैं कि चंपई सोरेन और यहाँ तक कि सोरेन की पत्नी सीता सोरेन, वो तो जेएमएम में वापसी के रास्ते अब तलाश रही हैं। अब कई नेता ऐसे हैं जो भाजपा में गए थे, वो जेएमएम में, भाजपा से जेएमएम में वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। वापसी के जुगाड़ में, मैं जेएमएम में आने के जुगाड़ में तो मधु कोड़ा की पत्नी भी हैं, लेकिन उस सीट पर
भविष्य नहीं है जेएमएम में। और दूसरी बात, मधु कोड़ा पर इतने इतने मामले हैं जिस वजह से वो राजनीति उनकी भले खत्म हो जाए लेकिन वो बीजेपी को हाल फिलहाल तो छोड़ नहीं सकती है, मजबूरी है। तो बीजेपी के भीतर जो अकुलाहट है, इस अकुलाहट में एक बड़ा सवाल ये भी है कि बाबूलाल मरांडी चुनाव में भी उनको जो रिस्पेक्ट वो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा असम से आकर के पूरे भाजपा को डिक्टेट किए, जबकि हिमंता बिस्वा शर्मा बाबूलाल मरांडी से बहुत जूनियर है। हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत जूनियर, जूनियर नहीं बहुत जूनियर। झारखंड में बाबूलाल मरांडी सबसे पहले मुख्यमंत्री बने। तो वो मरांडी को जिस तरह डिक्टेट किया, मरांडी भी बहुत कंफर्ट जोन में नहीं है। रघुवर दास भी झारखंड की सियासत में दस्तक दे चुके हैं। तो रघुवर दास का दस्तक देना बाबूलाल मरांडी के भी सियासी भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। तो सवाल तो अभी ये भी है कि क्या बाबूलाल मरांडी भी, अभी तो वक्त है, अभी कुछ राजनीति में बड़ी हलचल नहीं है झारखंड की, लेकिन क्या अपना कोई नया रास्ता, कोई नया मुकाम तलाशेंगे बाबूलाल मरांडी? इन सब सवालों के साथ में एक छोटी-सी चर्चा आगे झारखंड के एक्सपर्ट, झारखंड की ही पत्रकारिता और बहुत ज़मीनी स्तर पे पत्रकारिता करने वाले मनीष को भी अपने साथ जोड़ रहा हूँ। 5 मिनट उनसे हम समझेंगे कि इसके क्या जो है मायने हैं, क्या असर हैं और भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या कोई आग सुलग रही है, कोई ज्वालामुखी धधक रहा है, जो फट सकता है? अभी तो ये आप समझिए एक छोटा-सा लावा निकला है, ताला मरांडी के रूप में। तो मनीष से इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। स्वागत है मनीष आपका, स्वागत है न्यूज़ लॉन्चर में। मैंने ताला मरांडी के इस्तीफे की कहानी, प्रदेश अध्यक्ष कब बने, क्या बने, कैसे हुआ, वो सब बता दिया दर्शकों को। कहानी थोड़ा उससे आगे मैं समझना चाहता हूँ आपसे। ताला मरांडी को बाबूलाल मरांडी लेकर के आए। ये माना जाता है कि बाबूलाल मरांडी के आने के बाद ताला मरांडी आए। भाजपा से ताला मरांडी का जाना, इस्तीफा देना, बाबूलाल मरांडी के नाम से इस्तीफा लिखना। बाबूलाल मरांडी भी चुनाव के बाद बहुत कंफर्ट जोन में नहीं है। सवाल ये है, क्या बीजेपी में अभी ताला मरांडी का इस्तीफा सिर्फ एक चिंगारी है, एक एक एग्जाम्पल है? क्या बीजेपी में अभी बड़ा विस्फोट झारखंड में हो सकता है क्या? क्योंकि रघुवर दास की भी वापसी हो चुकी है। देखिए, अगर बीजेपी के लिए सब कुछ आसान होता आशीष, तो बीजेपी को अपने नेता प्रतिपक्ष के लिए 4 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ता विधानसभा गठन के बाद। अभी प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन नहीं हो पाया है, पर बाबूलाल मरांडी के ही पास प्रदेश अध्यक्ष भी है। एक व्यक्ति एक पद की बात है, तो बाबूलाल मरांडी अभी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं। बीजेपी के लिए बहुत कठिन है ये डगर, पनघट की कहते हैं ना, बहुत कठिन है डगर पनघट की। तो एक मजबूत विपक्ष के रूप में भी बीजेपी के लिए टिके रहना बहुत मुश्किल है। सत्ता में आना तो अभी तो लंबी दूरी है, सत्ता में आने के लिए अभी फिर 4 साल 5 साल इंतजार करना है, लेकिन मजबूत विपक्ष के रूप में आप दिखिए, ये भी बहुत जरूरी है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आशीष, जो झारखंड के हमारे दर्शक होंगे वो समझ रहे होंगे या राष्ट्रीय। अभी पिछले हफ्ते 3 अप्रैल को बोकारो में, जो बोकारो स्टील प्लांट में वहां विस्थापितों के मुद्दे को लेकर एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में श्वेता सिंह उसकी अगुवाई कर रही थी, जो बोकारो से कांग्रेस की विधायक है। और जब वहीं पे जब वहां लाठीचार्ज हुआ, एक की मौत हो गई, उसके बाद जो है वो श्वेता सिंह वहां गेट के बाहर धरने पर बैठ गई। उसके बाद जयराम महतो आए और श्वेता सिंह और जयराम महतो में भिड़ंत हो गई। और पहले दिन भिड़ंत हुए, श्वेता सिंह को इस बात को लेकर नाराज थी कि जयराम महतो यहाँ क्यों आए, क्योंकि श्वेता सिंह का कहना था कि ये मेरा विधानसभा क्षेत्र है, अगर जयराम महतो आएंगे तो इस पूरे चीज को, इस आंदोलन को हाईजैक कर सकते हैं। ऐसा उनका जयराम का इतना प्रभाव हो गया है। और बोकारो में तो खैर कोई बात नहीं, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद तो ये इनका पूरा गढ़ ही है जयराम महतो का। तो वहां पर बहुत नोक-झोंक हुई और जयराम महतो किसी तरीके से वहां पर, जयराम महतो की गाड़ी में तोड़फोड़ भी हुआ, उनका नेम प्लेट तक तोड़ दिया श्वेता सिंह के समर्थकों ने। अगले दिन फिर जो है वो डीसी ऑफिस में जो है जाना था जयराम महतो को, श्वेता सिंह ने उसको रोक दिया। तो आप देखेंगे एक घटना हुई, मैं छोटी सी घटना नहीं कहूंगा, एक घटना हुई उसमें, जो इससे पहले श्वेता सिंह के से पहले जो बीजेपी के विधायक थे वहां, बिरांची नारायण, वो आउट ऑफ सीन रहे। मतलब
संघर्ष करता हुआ कौन दिखा? कांग्रेस और जयराम महतो। कांग्रेस यानी सत्ता पक्ष के नेता और जयराम महतो मतलब उसको हम विपक्ष के नेता। बीजेपी आउट ऑफ सीन और बहुत ही, अब इन दोनों की अपनी राजनीति थी कि इसमें बीजेपी को नहीं एंट्री करने देना। हालांकि जब चेक देने की बारी आई तो ढुल्लू महतो को बुला के जो है वो चेक दे दिया गया, वो अलग बात है। लेकिन पूरे आंदोलन को जयराम महतो और श्वेता सिंह ने, खासतौर पे श्वेता सिंह ने अपने आसपास रखा। बीजेपी विपक्ष में थी, बीजेपी इस मुद्दे को भुना सकती थी, बीजेपी के नेता भी वहां पहुंचे, बीजेपी के सांसद भी पहुंचे, विधायक भी पहुंचे, लेकिन जो प्रभाव होता है लोगों में या मीडिया में जो आकर्षण होता है वो नहीं था। तो बीजेपी के पास अभी यही मिसिंग है। बीजेपी के पास नेता बाबूलाल मरांडी कल गए वहां, मैं आंदोलन खत्म होने के एक हफ्ते बाद जो है वहां बाबूलाल मरांडी जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के अंदर दरअसल में चल क्या रहा है। अब गिरिडीह में आपको गिरिडीह में तनाव हुआ आपको होली के समय में, बाबूलाल मरांडी के विधानसभा क्षेत्र में, वहां रघुवर दास चले गए। विधानसभा क्षेत्र बाबूलाल मरांडी का, वहां रघुवर दास चले गए। रघुवर दास ने वहां डीसी को, कह सकते हैं कि डीसी एसपी से बात की, एसपी को एक तरीके से हरकाया भी। तो मतलब मैदान बाबूलाल का वहां पर खेल गए रघुवर दास। तो बीजेपी के अंदर ऐसा ही कुछ चल रहा है। सब लोग एक दूसरे को मतलब कहते हैं कि मात देने में लगे हुए हैं, कौन नंबर 1 होगा। वो रघुवर दास भी आगे, अभी तक तो मान ले रघुवर दास से पर्दे के पीछे से खेल रहे थे, अब तो वो भी आ गए फ्रंट पे खेलने के लिए। इतनी रस्साकसी है, इतनी रस्साकसी है। बाबूलाल बार बार दिल्ली दौड़ के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के करीबी है बाबूलाल, अमित शाह के करीबी है रघुवर दास। तो ये इन दोनों के बीच की एक तरीके से लड़ाई है। बाकी अर्जुन मुंडा और इन सबको तो छोड़ दीजिए, खत्म हो गए। आदिवासी और बीजेपी के लिए बड़े, मतलब बीजेपी के आदिवासी नेताओं के लिए बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है। इस दुर्भाग्य की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके पास कोई स्कोप नहीं है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार जीत के आए, खासकर आदिवासी उम्मीदवार जीत के आए, मतलब सिर्फ एक चंपई सोरेन ही आदिवासी नेता के तौर पे बीजेपी के जीत सके। वो भी मैं कहता हूं कि चंपई सोरेन का अपना उस प्रभाव था। दूसरा, वहां जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो उम्मीदवार दिया, तो वो उम्मीदवार की वजह से जो है वो थोड़ी सी नाराजगी थी, इसलिए चंपई सोरेन की रात आसान होगी। लेकिन वो आने वाले 2029 में आसान होगी नहीं आसान होगी ये मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट है कि बीजेपी के पास आदिवासी नेता नहीं है। बाबूलाल मरांडी भले कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष है, वो भी आदिवासी है, लेकिन वो प्रभाव क्षेत्र नहीं है। वो बाबूलाल मरांडी, गिरिडीह का संसदीय क्षेत्र भी, विधानसभा क्षेत्र भी गिरिडीह है। वो चुनाव भी लड़ते हैं गिरिडीह से, मतलब गिरिडीह में उनका, गिरिडीह जो है वो कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ नहीं है। गिरिडीह एक तरीके का है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा या आदिवासी वोट बैंक ज्यादा, गिरिडीह में भी आदिवासी है, लेकिन आदिवासी वोट कहाँ है? संथाल और कोल्हान में। वहां बाबूलाल मरांडी सुरक्षित सीट से ना जान के जनरल सीट से बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ते हैं। तो बीजेपी के पास आदिवासी चेहरे के नाम पर बहुत ज्यादा कमी है। ताला मरांडी, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत बड़े नेता थे, लेकिन कोई पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होता है तो उसका एक अपना वजूद हो जाता है, एक वजन हो जाता है। और आपका वो लोकसभा में उम्मीदवार रहा हुआ है। ताला मरांडी ने 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा, भले बुरी तरह वो चुनाव हार गए, लेकिन एक सिंबॉलिक होता है चुनाव में, आदमी सिंबॉलिक तरीके से लड़ता है, एक संदेश देना चाहता है। तो संदेश ये दिया जा रहा है कि देखिए लुइस मरांडी अब आ गई हैं बीजेपी से झारखंड मुक्ति मोर्चा में। और अभी जब विधानसभा का बजट सत्र आशीष चल रहा था, उस समय भी रघुवर दास की बहू विधानसभा में थी, तो वो रघुवर दास के कार्यकाल की बहुत मतलब गुणगान कर रही थी। उसको काउंटर करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लुइस मरांडी को खड़ा कर दिया। लुइस मरांडी जो उसी रघुवर दास की सरकार में मंत्री रहे हुए, और वो लुइस मरांडी जो है वो रघुवर दास की सरकार के और उस समय के कार्यकाल की आलोचना कर रही है। तो आप समझिए किस तरीके की स्थिति है कि बीजेपी के पास आदिवासी कोई फेस नहीं। और बड़े आश्चर्य की बात है आशीष की चंपई सोरेन विधानसभा का 2-2 सत्र अभी खत्म हो चुका है, 1 महीने से ज्यादा का चला, आपको करीब 21 दिन का कार्यकाल था इस विधानसभा का बजट सत्र। चंपई सोरेन को एक बार भी बोलने का मौका बीजेपी ने नहीं दिया विधानसभा के अंदर। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन ना एक सवाल कर सके, जो एक होता है कि विधायक को एक सवाल करना होता है, वो
चंपई सोरेन ने एक सवाल भी नहीं किया। और मुझे लगता है कि बाबूलाल चंपई सोरेन को अगर हम 20 दिन के चंपई सोरेन का देखें तो मुश्किल से 3 या 4 दिन चंपई सोरेन विधानसभा आए, और विधानसभा आए, अटेंडेंस बनाया, बैठे और चले गए। एक सवाल तक पूछने का मौका नहीं मिला। मतलब चंपई सोरेन को जिस नेता को आप दूसरी पार्टी से लेके आए कि आदिवासी नेता है, हम चमत्कार कर देगा कम से कम कोल्हार और संतान में, और अभी भी चंपई सोरेन वही आदिवासी घुसपैठिए का मुद्दा रट रहे हैं और अपनी राह अलग पकड़ रहे हैं और बाकी बीजेपी अलग चल रही है। तो ये स्थिति है बीजेपी की। और बड़े बीजेपी के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ताला मरांडी उनकी पार्टी से चला गया। जो एक मैसेज देने की बात होती है, वो मैसेज हेमंत सोरेन ने बहुत सलीके से, बहुत शांति से चंपई सोरेन का। और देखिए किसी और पॉलिटिकल पार्टी में अगर इस तरीके से होता, जैसे आप याद करिए चंपई सोरेन को बीजेपी ज्वाइन करना था तो बहुत सारा तामझाम, बहुत सारे हुआ था, पोस्टर, बैनर, बहुत तरह प्रचार दुष्प्रचार, सब तरह की चीजें। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत अलग तरीके से चुनाव लड़ती है, बहुत अलग तरीके से रणनीति बनाती है। और बहुत अभी 13-14 तारीख को आशीष बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन भी होना है रांची में। उस राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने तौर पे बीजेपी को बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे दिया कि वो आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। और अगर आप बहुत बारीक से अगर देखिएगा आशीष, तो हेमंत सोरेन ने मुझे लगता है कि एक अपनी राह और एक अपनी चाल चल दी है 2029 के लिए। अभी इस राष्ट्रीय अधिवेशन में संभव है कि मुझे लगता है कि एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पास होगा। हेमंत सोरेन की शक्तियां कुछ बढ़ सकती है। बिहार, अब झारखंड के बाहर बिहार, उड़ीसा, बंगाल में भी ये अपने शक्तियां बढ़ा सकती है, खासतौर पे बिहार में। और इस बार मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे दावे के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार बिहार में 5 से 6 सीट पर दावेदारी कर रही है। उसमें कितने पे लड़ेगी नहीं लड़ेगी नहीं कहूंगे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस बार उपस्थिति होगी। जो कल्पना सोरेन का राजनीतिक उभार हुआ है राष्ट्रीय फलक पे, और हेमंत सोरेन का, उसका फायदा गठबंधन उठाना चाहती है। वो चाहती है कि कुछ सीट जो है वो हेमंत सोरेन और की पार्टी को दे दिया जाए, ताकि कल्पना सोरेन का फायदा बिहार में भी उठाया जा सके। क्योंकि बिहार में भी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर आदिवासी बहुत, जैसे पूर्णिया, किशनगंज, या फिर आप बांका और जमुई का इलाका जो मान लें, वहां पर आदिवासी आबादी बहुत अच्छी संख्या में है। और कल्पना सोरेन के आने से कल्पना सोरेन का इफेक्ट महिला वोटरों में भी है। तो यहाँ दो तरफा फायदा होता हुआ दिख रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आपको हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन प्रचार करते हुए भी दिखेंगे, और उम्मीदवार भी खड़े होंगे। अब चुनाव में जीत हार अपनी जगह है, लेकिन उम्मीदवार भी खड़े होंगे। तो ये किस तरीके से अपने पार्टी को विस्तार देने के स्थिति में जा रहे हैं। और देखिए कि जब से चुनाव लड़ रहा है, अब आज उनके पास 34 विधायक है। आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, गुरुजी भी जब फुल फ्लेश थे तो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 34 विधायक नहीं थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा, मुझे जहां तक लग रहा है कि अब अगर 2029 में कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन रहा तो पहले वाली स्थिति नहीं होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकसभा चुनाव में भी बड़ा भाई बन के चुनाव लड़ेगी, जैसा कि विधानसभा चुनाव में बन रही है। और बीजेपी के लिए स्थिति यह है कि बीजेपी के पास आप समझ लीजिए कि उम्मीदवारों की कमी है। जो लोग छोड़ के गए हैं वो लोग डोरे डाल रहे हैं, लेकिन उस डोरे डालने का भी कोई फर्क होता हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा पर मुझे नहीं लगता है कि कोई हो रहा है। चलिए, ये बड़ी मतलब कुल मिला जुला के अगर हम समझें तो अब इस समय झारखंड में सरकार भी इंडिया गठबंधन की है और विपक्ष भी इंडिया गठबंधन ही विपक्ष की भूमिका भी निभा रहा है। श्वेता सिंह वाला जो चैप्टर आपने बताया एपिसोड बोकारो का, तो अब सरकार ही और सरकार के भीतर बैठे लोग ही अगर विपक्ष की भी भूमिका निभाएं तो विपक्ष की स्थिति सबसे दयनीय मानी जानी चाहिए। और वो स्थिति है झारखंड में भाजपा की। हालांकि भाजपा की किसी स्थिति में किसी राज्य में हालत बहुत खराब है, ये कोई बताता और दिखाता नहीं है, क्योंकि ये दिखाया भाजपा सर्वशक्तिमान है, मोदी शाह सर्वशक्तिमान है। अगर झारखंड में भाजपा की इस दुर्दशा को दिखाया जाएगा तो शाह और मोदी के सर्वशक्तिमान होने पर सवाल खड़े होने लगेंगे। इसलिए शायद गोदी मीडिया नहीं दिखाती। लेकिन आज ताला मरांडी के बहाने झारखंड की पूरी तस्वीर मनीष ने समझा दी है। मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए, इजाजत दीजिए हमें, नमस्कार।